नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने एक कल की वीडियो के बारे में थोड़ा सा उसमें कुछ कमी रह गई थी मेरे हिसाब से। हालांकि वो मेरी कमी नहीं थी, तो मैं उसके लिए थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। मैंने जो कल वीडियो बनाई थी सवेरे, वो एक न्यूज़पेपर की खबर थी वो, और वो हिंदुस्तान की खबर थी। तो क्योंकि किसी भी बात को प्रामाणिकता के साथ कहना है तो उसका सोर्स बताना पड़ता है। तो कल वो जो मैंने वीडियो ली थी वो हिंदुस्तान अखबार से ली थी, और हिंदुस्तान अखबार ने भी, हिंदी का हिंदुस्तान है जो, उसने भी टाइम्स ऑफ इंडिया से उस न्यूज़ को उठाया था। उसमें उसने दिया हुआ था कि वो रिपोर्टिंग थी, एक्चुअली में टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, लेकिन वो छपी थी हिंदुस्तान में। लेकिन उसमें दोस्तों जो दुख की बात ये है कि उस अखबार का जो टाइटल था ना, जो मैंने कल पढ़ के सुनाया था, वो थोड़ा सा वल्गर था, भद्दा था। उसमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था उस अखबार में। अब क्योंकि अखबार की वो टाइटल ही वो था, तो मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे प्रामाणिकता के लिए एज इट इज उसको बताना पड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और खासकर जो बाहर के आदमी, उनको, उन्होंने तो इस चीज़ को नोट नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मनीषा के फादर हैं, संजय जी, उनको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर दुख में प्रकट हुआ होगा, दुख हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मजबूरी में मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। और खासकर उस हिंदुस्तान अखबार को, हिंदी हिंदुस्तान जो कल का अखबार था, मैं उसको भी ये कहना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़ देते हुए शब्दों की मर्यादा का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि अगर बाहर वालों को नहीं, तो जिससे संबंधित वो खबर होती है, उसके दिल पे क्या बीतती है, थोड़ा इसका भी एहसास होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आलोचना करता हूँ हिंदी के जो हिंदुस्तान अखबार था उसकी। और मेरी ये मजबूरी थी दोस्तों कि मैं वो टाइटल को, मेरे को पढ़ के बताना पड़ा। खैर चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की। दोस्तों, आज मैं इसी मनीषा मर्डर केस में एक वीडियो वो देख रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था। तो उसमें मुझे सबसे पहले दिखाई दी, भास्कर अखबार पढ़ रहा था मैं, दैनिक भास्कर। उसके फर्स्ट पेज के ऊपर, थर्ड पेज था, उसके ऊपर सबसे फ्रंट न्यूज़ थी वो दिखाई दी। वो थी मनीषा मर्डर केस में कल जो हरियाणा के डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर जी, उनकी पत्रकार वार्ता। तो उस पत्रकार वार्ता में वो सारी की सारी थी, वो मनीषा मामले के ऊपर ही थी पत्रकार वार्ता। और उसमें पत्रकारों ने उनके से जो सवाल पूछे, उनके जो जवाब दिए, वो शत्रुजीत कपूर जी ने दिए। लेकिन दोस्तों, वे जो भी जवाब दिए, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, या ये कह सकता हूँ मैं अपनी नज़र में, अपने नज़रिए से। हो सकता है उन्होंने, शत्रुजीत कपूर कपूर जी ने तो जो कहा होगा ठीक कहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों वो अनुचित थे। कई जवाब ऐसे थे जिनसे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। कौन से सवाल थे और क्यों संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता दोस्तों, इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उसमें पत्रकारों ने सबसे पहला जो शत्रुजीत कपूर जी से सवाल किया था, वो ये कहा था, किया था कि मनीषा मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई की, वो आत्महत्या की या हत्या की कार्रवाई, मतलब जो केस दर्ज किया, वो आत्महत्या का किया या हत्या का किया, और जो कार्रवाई थी वो किस बेस के ऊपर की गई। तो इसमें शत्रुजीत कपूर जी ने कहा कि इस सवाल का जो जवाब है ना, ये सीधा नहीं दिया जा सकता, इसके किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, और पुलिस की नहीं, इसको तो अब सीबीआई के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसके पुलिस, भिवानी पुलिस, अगर इसके किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंची, तो वो कार्रवाई किस चीज की कर रही थी? और अगर वो कार्रवाई कर रही थी, तो क्यों, जब उसको खुद ही नहीं पता था कि ये जो केस है ये हत्या का है या आत्महत्या का है, तो वो आत्महत्या का केस बनाने के ऊपर क्यों तुली हुई थी? क्यों तो वो बार बार ये कह रही थी कि उसने कीटनाशक पिया है? और क्यों उस केमिस्ट का एड्रेस दे रही थी? क्यों केमिस्ट के बयानों को दे रही थी कि यहाँ से मनीषा ने खुद परचेज किया है और ये उसके बयान है? तो उसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रही थी? दूसरी बात ये कि वो जो सुसाइड नोट बार बार दिखा रही थी, वो 5 दिन के बाद दिखा रही थी, और उसी के ऊपर वो स्ट्रिक्ट थी कि ये उसकी हैंड राइटिंग है। जबकि मनीषा के पिताजी ने ये कहा कि ये मेरी बेटी की हैंडराइटिंग नहीं है, और वैसे भी एक गांव की लड़की वो इंग्लिश में कैसे वो लिख देगी? तो ये सबसे बड़ी जो कमियां थी। तो अगर किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंची थी भिवानी पुलिस, तो ये कार्रवाई किस निष्कर्ष के आधार पर की उसने? और सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, तो एफआईआर में धाराएं जोड़ती हैं, तो वो उसने धारा किस चीज की जोड़ी? उस 302 की जोड़ी, या सुसाइड की जोड़ी, या किस चीज की जोड़ी? तो क्या इसका तात्पर्य ये था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो घर बैठे बैठे, अपने थाने में बैठे बैठे खाली बयान जारी कर रही थी? अगर ऐसा था, तो ये बहुत अनुचित था कि एक लड़की इस दुनिया से चलेगी, एक पिताजी के दुख की कल्पना नहीं कर सकते हम। और एक लड़की, चाहे
वो आत्महत्या हो या हत्या हो, लेकिन जो कुछ भी हो, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना हत्या की ना आत्महत्या की। और अब क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसका तात्पर्य तो ये है कि भिवानी की पुलिस या हरियाणा की पुलिस का ये तो बहुत निष्क्रिय पुलिस है, अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो। खैर चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसमें पत्रकारों ने पूछा कि जिस कॉलेज के अंदर मनीषा गई थी, उस कॉलेज को जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब को डीजीपी साहब बिल्कुल टाल गए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दुख इस पत्रकार वार्ता का था, ये था दोस्तों। जिस कॉलेज के अंदर वो लड़की गई अपना एडमिशन लेने के लिए, और उसी कॉलेज को जांच में शामिल नहीं किया गया। जिस कॉलेज के अंदर जब उसने सीसीटीवी मांगने का प्रयास किया, संजय ने, जो मनीषा के फादर थे, उसको वहां से भगा दिया गया, वो नहीं दिया गया, सीसीटीवी कैमरे नहीं दिखाया गया, और उसी कॉलेज को शामिल नहीं किया गया। जब संजय को लेकर पुलिस बाद में दोबारा उसके कॉलेज के अंदर गई, तो उस संजय के पिताजी की स्टेटमेंट थी कि 3 आदमी मिले थे, जिसमें से 2 ऐसे लग रहे थे कि वो शराब पिए हुए थे, और एक और था कोई। तो जिस लड़कियों के कॉलेज में दिन में कर्मचारी शराब पीते हैं, उसी कॉलेज को पुलिस, डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि शामिल नहीं किया गया, पुलिस की उसमें कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया उसी कॉलेज को। जिस कॉलेज से के बाद वो मनीषा गायब हुई, और जिस कॉलेज के ऐसे वो कर्मचारी हों को जो दिन में भी शराब पी के आते हों, तो उस कॉलेज की जो माहौल कैसा होगा, क्या इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और बार बार मांगने के ऊपर भी जो कॉलेज सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध नहीं करवाता, तो क्या इससे शक पैदा नहीं होता कि कहीं ना कहीं इसी कॉलेज का जो हाथ है वो हो सकता वही हो, उसी कॉलेज का कोई कर्मचारी हो, या कॉलेज का कोई मालिक हो, या कॉलेज के मालिक का रिश्तेदार हो, या उसका जानकार हो, या अगर जानकार नहीं भी है तो कम से कम शक पैदा सबसे पहले इसी कॉलेज के ऊपर होता है, और उस कॉलेज को ही जांच में शामिल नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा दोस्तों, अब क्या कहा जाए, वो कोई शब्द ही मैं नहीं ढूंढ पा रहा जो हरियाणा पुलिस के बारे में कहें कि जो सारी जड़ थी जिस चीज़ की, जहाँ से शक पैदा होता है, और जहाँ कम से कम एक अनपढ़ आदमी भी ये उंगली उठा सकता है कि यहाँ से मनीषा गायब हुई थी, और यहाँ सीसीटीवी नहीं दिखाए गए, यहाँ का व्यवहार ठीक नहीं था, तो उस कॉलेज के ऊपर शक किया जा सकता है। हर अनपढ़ आदमी भी ये उंगली उठा सकता है, और उसी कॉलेज को पुलिस ने शामिल नहीं किया जांच में। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या पुलिस जिसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो क्या यही कॉलेज है वो। अब अगर मैंने ये आज पत्रकार वार्ता में आज पढ़ा है कि उस कॉलेज को तो शामिल ही नहीं किया गया, तो सीधी सी बात है, जब शामिल नहीं किया गया तो भाई उसी कॉलेज को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बड़ा वो आदमी है कि एक लड़की का कत्ल हो गया या आत्महत्या कर लिया, जो भी हो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन वो गायब वहीं से हुई है, और उससे पूछा तक नहीं। बड़ी हैरानी की बात है ये तो, कैसी कार्यशैली है। क्या नायब सैनी जी इस चीज को नोट करेंगे कि जिस कॉलेज के ऊपर हर आदमी उंगली उठा रहा है, और उसी कॉलेज को पुलिस ने जांच में शामिल ही नहीं किया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। कैसी है नायब सैनी जी की पुलिस। खैर चलिए दोस्तों, अब जब पत्रकारों ने थोड़े तीखे सवाल किए, तो डीजीपी साहब ने एक थोड़ा, हम पता नहीं उन्होंने गर्व से कही थी ये बात या दुख से कही थी, कि हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां गुमशुदगी की भी एफआईआर दर्ज की जाती है, केस दर्ज किया जाता है। तो अगर उन्होंने ये चीज कही है गर्व में, यानी उसको एक अच्छे उसमें की है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है डीजीपी साहब। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो सिर्फ वो लिखती है जो या तो मीडिया में हल्ला मच जाए, या जो शिकायत करता हो वो पावरफुल हो, या फिर और जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर उंगलियां उठती है कि सेवा पाने की इस तरह की, या अगर वो हो तो वो केस दर्ज होता है। नहीं तो ऐसे कितने ही केस हैं जो गुमशुदगी के भी दर्ज नहीं होते, चोरी के या किसी और के या बच्चों के गुम होने के, वो केस है ना, अगर ऑनलाइन अगर कोई उसमें शिकायत दर्ज कर दे तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होती है, अन्यथा पुलिस की ये कार्यशैली होती है कि उसको टालने की कोशिश करती है। और यही इस मामले में भी हुआ था, जब संजय के पिताजी, सॉरी मनीषा के पिताजी संजय जब थाने में गए थे, तो थाने में भी उनको टरकाया गया था कि आ जाएगी 4-5 दिन में, क्यों चिंता कर रहा है।
और जब 112 पे डायल किया था तो 112 का भी पहला ही उनका प्रताड़ना करने वाला या इंसल्ट करने वाला ये था कि भागी होगी कहीं। तो अगर पुलिस वाले ऐसे जवाब देंगे तो क्या वो गुमशुदगी की रिपोर्ट करेंगे, दर्ज करेंगे? तो फिर किस चीज़ का फ़क्र कर रहे हैं आप? आगे हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है, बाकी प्रदेशों में तो रोज़नामचे में खाली एंट्री की जाती है। मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है? बेटियाँ मरती हैं तो मरने दो, गायब होती हैं तो होने दो, आप दर्ज केस दर्ज मत करो। अगर दुख हो रहा है तो इस चीज़ का, अगर आपने केस दर्ज नहीं करना है तो ठीक है। फिर प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनका ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा भी खत्म कर देना चाहिए। क्यों फिर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है? जब गुमशुदगी के केस दर्ज करने में ही फ़क्र महसूस हो रहा है या दुख महसूस हो रहा है, तो फिर ये नारा भी किस लिए? एक्चुअल में दोस्तों पता है क्या है कि आज आरएसएस के जो प्रचारक है ना, वो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वो लगभग आरएसएस का पता नहीं क्या कार्यशैली, मुझे तो कभी समझ में नहीं आई। मैंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी उठाई कई बार कि वो अविवाहित होते हैं और जो आदमी अविवाहित होगा वो क्या जाने बच्चों का दर्द। किसी के बच्चे मरते हैं, किसी के बच्चे गुम होते हैं या किसी के बच्चों को कोई तकलीफ होती है, तो एक अविवाहित आदमी जिसके खुद के बच्चे नहीं, वो किसी बाप का दर्द कैसे महसूस कर लेंगे? तो नारे तो होंगे ही होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी अंजाम सामने देख लिया। जब एक बेटी गायब हुई और थाने वाले ये कहते हैं कि भागी होगी, उसके बाप के सामने ये कहते हैं कि भागी होगी, उस बाप के दिल के दर्द को एक अनमैरिड आदमी क्या समझेगा? ये खाली नारे नारे नहीं है, ठीक है, नारे सरकार है, प्रचार करने, प्रचार के उसमें पता नहीं कितने करोड़ों का बजट या कितना कुछ होता होगा। अब ठीक है, अब जो भी हो रहा है अपने नारों को और झंडों को दिखाते रहो, लोगों को अपनी कमर खुद ही थपथपाते रहो, अंजाम आपके सामने है। कि जब कोई बेटी गायब होती है तो पुलिस वाले हंसते हैं कि भागी होगी किसी के साथ, और डीजीपी साहब ये कहते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तो हरियाणा हरियाणा में ही होती है दर्ज, नहीं तो कहीं होती नहीं। ठीक है, मत करो, इसको भी बंद कर दो, अच्छी बात है ये तो। चलिए दोस्तों, क्या कह सकते हैं। अब जब देश ही ऐसा है और ऐसा ही माहौल है, ऐसा ही सिस्टम है जो गढ़ चुका है, जो किसी की संवेदनाओं को नहीं समझ सकता, जो किसी की जवान बेटी के बाप के दर्द को नहीं समझ सकता, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। एक सवाल आखिरी दोस्तों, विनेश फोगाट जी से। विनेश फोगाट जी विधायक हैं और उन्होंने जंतर मंतर पर, विनेश फोगाट जी से सवाल करता हूँ कि विनेश जी, जंतर मंतर पर जो आपने धरना दिया था, क्या कह रहे थे कि हम बेटियों की आबरू की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या मनीषा किसी की बेटी नहीं थी क्या? एक बार भी क्या वहां तक गए और क्या कोई स्टेटमेंट आई आपकी? क्यों मुंह में दही जम गई? एक बार एक हल्का सा बजरंग पूनिया ने तो एक हल्का सा वो दिया और वो भी खाना पूर्ति की है। तो क्या आपका विनेश जी ये फर्ज नहीं बनता था कि उस बेटी के घर जाते, सरकार का विरोध करते? लेकिन नहीं किया, क्यों? 4 करोड़ रुपए ज्यादा प्यारे लग रहे थे, प्लाट ज्यादा प्यारा लग रहा था, एक बेटी का दर्द महसूस नहीं हुआ? जब बेटियों का दर्द वहां कैसे महसूस हो रहा था दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जब आप धरना दे रहे थे? अगर वो किसी की बेटियां थी तो मनीषा किसी की बेटी नहीं थी क्या? क्या सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए थी क्या? या फिर वो धरना झूठा था आपका, वो आपका डायलॉग झूठा था कि हम बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं? मनीषा किसी की बेटी नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ विनेश फोगाट जी। बड़े दुख की बात है कि राजनीति भी इतनी इतनी तेजी से लोग पलट जाते हैं, इतनी तेजी से अपने खुद के विचारों को भूल जाते हैं, खुद के डायलॉग को भूल जाते हैं, अपने व्यवहार को भूल जाते हैं। और आज वही विनेश फोगाट उचाना में बैठी हुई है। कितनी दूर है उचाना से भिवानी? कितनी दूर है लक्ष्मण की डाणी? क्या अगर वहां तक नहीं आ सकती थी, ये आलोचना तो कर सकती थी कि ये बीजेपी के राज्य में क्या हो रहा है बेटियों के साथ? बड़े दुख की बात है विनेश फोगाट जी, आप जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए तो आपको याद आ जाती है बेटियों की इज्जत, और जब दूसरों की बेटियों के साथ कुछ गुजरती है तो मुंह बंद हो जाता है, जबान बंद हो जाती है। चलो दोस्तों, क्या कह सकते हैं। अब किससे शिकायत करें, ये तो सिस्टम ही सारा ऐसा हो चुका है। एक के कहने को दोस्तों अब कुछ बचा भी नहीं, इससे ज़्यादा और क्या कहें, खुद बताइए। न कोई उम्मीद दिखाई दे रही है, न कोई सेफ्टी बच्चों की दिखाई दे रही है, न कानून से, न पुलिस से, न सरकार से कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। अब दोस्तों क्या होगा इस देश का, कैसे होगा, भगवान ही जाने इस चीज़ को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो भी कमेंट करें दोस्तों।
और चलते चलते एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अपने इसी तरह के विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।